अपवर्तनांक समझाने वाले। ये टॉपिक तो कोई समझता ही नहीं, कोई ही नहीं समझता है, ऐसे ही बस छोड़ देते हैं। और अगर आप समझ रहे हैं तो समझना कि आप टॉपर लोगों की श्रेणी में आते हैं। अपवर्तनांक शब्द में ही देखो भाई क्या छुपा हुआ है। अपवर्तनांक में ऐसा लग रहा है कि भाई दो शब्द छुपे हुए हैं। कौन कौन से? एक लग रहा है अपवर्तन और एक लग रहा है अंक। अपवर्तन अंक यानी अपवर्तनांक लग रहा है ना, यानी अपवर्तनांक कुछ नहीं, अपवर्तन का अंक है, कुछ नहीं, अपवर्तन का अंक। ठीक, अब देखो अपवर्तन का अंक होता कैसे है, बताया कैसे जाता है, वो समझेंगे ध्यान से। जैसे मैं मान लेता हूँ ये कोई पदार्थ है, अभी मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कौन सा पदार्थ है, बस ये बता दिया ये एक पारदर्शी माध्यम है और सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, इसमें कण थोड़े घने घने हैं। ठीक, और ऊपर वायु है जिसे मैंने कह दिया है विरल है। ठीक, अब सोचो ध्यान से, अगर कोई प्रकाश की किरण इस विरल माध्यम से यहां पर गिरती है तो क्या होने वाला है? इस वाले बिंदु पर अभिलंब खींचो सबसे पहले तो। अब पता है सर कि ये जो प्रकाश की किरण है इसका रास्ता तो ये है, मेन रास्ता ऐसे ही जाने वाली थी, लेकिन क्या ये इस रास्ते पर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। ये जो है थोड़ा झुक जाएगी प्रकाश की किरण, यानी कहें इसका थोड़ा अपवर्तन हो जाएगा। चलो मान लो मैंने यहाँ से निकाल दी, ठीक, अपवर्तन करा दिया, किरण जानी तो ऐसे चाहिए थी, थोड़ी मुड़ा दी है, अपवर्तन हो गया। अच्छा, क्या जरूरी है किरण इतनी मुड़े? किरण इतनी भी तो मुड़ सकती थी, इस रास्ते से भी जा सकती थी, किरण इस रास्ते से भी जा सकती थी। ऐसा क्या वजह है कि किरण मैंने इस वाले में बताई है? देखो अब सीधी सी बात है, किरण इन तीनों रास्तों में से कहीं से भी जा सकती है, मतलब मुड़ेगी तो हो सकता थोड़ी कम मुड़े, हो सकता और ज़्यादा अपवर्तन हो जाए, हो सकता और ज़्यादा अपवर्तन हो जाए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये माध्यम कितना ज़्यादा सघन है। अगर ये माध्यम बहुत ज़्यादा सघन हुआ तो सीधी सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा मुड़ेगी, यानी अगर बहुत हद से ज़्यादा सघन है तो किरण इस रास्ते से जाएगी। अगर थोड़ा कम सघन है तो थोड़ा कम मुड़ेगी, भैया कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। और कम सघन है तो यहाँ से जाएगी, और कम सघन है तो और कम मुड़ेगी। और ये एक जैसा, इधर भी वायु इधर भी वायु, तो उसी रास्ते से चली जाएगी, तो थोड़ी रास्ता भटकेगी, सीधी सी बात है। अब देखो ध्यान से, बड़ी गहराई में मतलब समझने वाले हैं हम अपवर्तनांक का। जैसे मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर ये पदार्थ मैं कह दूं जल है, इसमें क्या है? जल है, तो ये किरण थोड़ा कम मुड़ेगी, जल में थोड़ा कम मुड़ेगी। ठीक, अगर मैंने कह दिया जल से थोड़ा ज़्यादा सघन माध्यम है, कांच है, अगर ये कांच होता तो जल से और ज़्यादा मुड़ जाती, तो यहाँ से जाती अगर कांच होता तो। ये तब की बात है जब ये कांच होता, फिर जल भूल जाओ, ऐसा ना कहना कि सर जल में भी जा रही कांच में भी जा रही, नहीं। जब जल मानेंगे तो यहाँ से जाएगी, जब ये माने इसमें पूरा कांच है तो ये यहाँ से जाएगी। और कांच से भी सघन होता है हीरा, अगर ये पूरा हीरे का है तो ये और ज़्यादा मुड़ेगी, यानी इस रास्ते पे जानी चाहिए, हद से ज़्यादा मुड़ के कहाँ आ जाएगी? यानी इस रास्ते से इतनी ज़्यादा मुड़ के इस रास्ते पे आ जाएगी, अगर ये हीरा है तो। बोले सर अगर सघन माध्यम अलग अलग हैं तो अपवर्तन अलग अलग होता है। बिल्कुल, जो जितना सघन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा अपवर्तन होगा। ठीक, और एक चीज़ बताएं, हीरे का जो अपवर्तन का अंक होता है वो होता है 2.42, और कांच का जो अपवर्तन का अंक होता है वो होता है 1.5, और जो जल का अपवर्तन का अंक होता है वो लिख देते हैं, वो होता है 1.33। अब सीधी सी बात तुम्हें समझ में आ रही है, किसका अंक ज़्यादा है? हीरे का अंक ज़्यादा है। कौन सा अंक? अपवर्तन वाला। ये अंक मुझे याद है, मैं तुम्हें भी लिखा दूंगा, हीरे का, मिट्टी के तेल का, और ये और भी कई हैं इंपॉर्टेंट वाले, आपको लिखा देंगे। तो जिसका अंक जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा किरण मुड़ जाएगी,
या कहें उसमें उतना ही ज़्यादा अपवर्तन हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही ज़्यादा अपवर्तन होगा। अगर मैं बताऊं ही ना कि ये क्या है, मैंने बताया ही नहीं हीरा है क्या नहीं है, लेकिन अगर मैंने कह दिया इसका अपवर्तनांक है 4.9, बताओ किरण कहाँ से जाएगी? तो हीरे में यहाँ से जा रही थी, तो इसमें और ज़्यादा मुड़ जाएगी, कहो यहाँ से चली जाए। क्यों? क्योंकि ये अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, अपवर्तनांक है क्या? अपवर्तनांक एक ऐसा अंक होता है जो ये तय करता है कि अपवर्तन कितना होगा। परिभाषा सुन लेंगे ध्यान से, अपवर्तनांक की परिभाषा। अपवर्तनांक एक ऐसा अंक है जो ये बताता है कि अपवर्तन कितना होगा। माने अपवर्तन अंक ज़्यादा होगा, यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो किरण का अपवर्तन ज़्यादा होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो किरण का अपवर्तन भी कम होगा। तो मेरे ख्याल से अपवर्तनांक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। और अब फार्मूला और लिख लेते हैं इसका। देखो, अगर मैं कह दूं कि ये माध्यम नंबर 1 है और ये माध्यम नंबर 2 है, ये पहला माध्यम है और ये कौन सा माध्यम है? दूसरा माध्यम है। ठीक, ऊपर है पहला माध्यम, नीचे है दूसरा माध्यम, और प्रकाश हमारा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। प्रकाश कहाँ जा रहा है? पहले माध्यम से भाई दूसरे माध्यम में जा रहा है। अब कहानी क्या होने वाली है, अब सुनो ध्यान से। तो अपवर्तनांक कैसे लिखा जाएगा? देखो, अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, सीधी सी बात है। और अगर कह दिया जाए कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे n2, बात खत्म। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? n2। लेकिन दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जब भी हम बताते हैं तो ये जरूर बताते हैं कि वो पहले माध्यम से आया है या किसी और माध्यम से आया है, तो आगे 1 जरूर लिखा जाता है। तो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष। सापेक्ष माने इसमें से गया हुआ है किरण, दूसरे में गया है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे दर्शाया जाता है। अगर खाली अपवर्तनांक कहे तो केवल n लिख दो, लेकिन अगर उसने कहा एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो आपको लिखना होगा 1n2, माने एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। फार्मूला और लिख लेते हैं अब इसका, कैसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। तो फार्मूला होता है, परिभाषा तो हम अभी लिखी हुई नोट्स पे दिखाएंगे आपको। फार्मूला लिख लेते हैं, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसका सूत्र पता क्या होता है? दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की बात हो रही तो ऊपर लिखा जाता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब एक नया शब्द आ गया, अभी हम ये भी बताएंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इस पूरी चीज की जगह पर लिखा जाता है 1n2 बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान से देखेंगे भाई, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? दूसरे माध्यम का होगा n2। अगर अब देखो, कंफ्यूजन नहीं करना, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाता है n1। ये है मेन फार्मूला। अब ये समझना जरूरी है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है।
निरपेक्ष का मतलब है किसी के सापेक्ष नहीं है, किसी के सापेक्ष नहीं है, या वायु के सापेक्ष, जो भी कहें। निरपेक्ष का मतलब तुम सीधे समझो कि उसका अपना अकेले का। इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, या 1n2 बराबर लिखा जाता है, इन दोनों में आगे a लगा दिया जाता है, an2 बटे an1। अब आधे लोग यहाँ कंफ्यूज होने ही लगेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, बात ये आती है कि यहाँ पर a लगा क्यों देते हैं। देखो सीधी सी बात है, जैसे मान लो यहाँ अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर यहाँ कुछ है नहीं है, तो हवा है ना। जब कुछ नहीं है तो क्या होता है, वहाँ हवा होती है। और हवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, हवा की अंग्रेजी एयर होती है। हवा की अंग्रेजी क्या होती है, एयर होती है। और एयर में पहला अक्षर क्या होता है, ए होता है। अब सोचो, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ एयर होगा, एयर माने ए फॉर एयर। तो यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, तो कुछ तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मान लेते हैं ए लगा दिया, बात खत्म। ये तुम्हारे लिए हम समझा रहे हैं, बाकी सच क्या है इसके पीछे का, तो हम ये कहेंगे वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम ये मान के चलो केवल जब कुछ नहीं होगा तो वहाँ हवा होगी, और हवा को अंग्रेजी में एयर कहते हैं, और एयर का ए लिख देंगे, बात खत्म। अच्छा, इसको पढ़ेंगे भी अब नए तरीके से, इसको अब पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, नीचे वाले को पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक।